नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, सॉट्स्ट। मास्टर ऑफ आर्ट्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, मैथ्स, हिंदी। सेकेंड ईयर। MTT 020 अनुवाद प्रक्रिया। खंड 1 अनुवाद प्रक्रिया 1। इकाई 1 अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि। 1.0 उद्देश्य। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप अनुवाद प्रक्रिया को समझने की दृष्टियों से अवगत हो सकेंगे। अनुवाद का व्यापार क्षेत्र क्या है, अर्थात अनुवाद कार्य क्या होता है, यह बता सकेंगे। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों की चर्चा कर सकेंगे। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूपों की जानकारी हासिल कर सकेंगे तथा अनुवाद प्रविधि के विभिन्न प्रारूपों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। MTT पाठ्यक्रम 20 की यह प्रथम इकाई है। इससे पूर्व आप अनुवाद के सिद्धांत, परंपरा, भाषा विज्ञान, अनुवाद के क्षेत्र, अनुवाद और सांस्कृतिक अंतरण तथा कोश विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में अनुवाद प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत अनुवाद की प्रविधि, प्रकार तथा अनुवाद के विभिन्न प्रायोगिक पक्षों पर प्रकाश डाला जाएगा। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुवाद की सफलता असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि अनुवादक ने अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न आयामों का किस सीमा तक चिंतन मनन किया है। अनुवाद सिर्फ एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर देना मात्र नहीं है। इसकी सफलता के लिए अनुवादक को अनेक आधारभूत तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। यही आधारभूत तत्व अनुवाद को संभव बनाते हैं। इन आयामों से होकर अनुवाद करना ही अनुवाद की प्रक्रिया कहलाती है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में संप्रेषण को हम पुनर्प्रस्तुतिकरण, यथावत प्रस्तुतिकरण, भावगत संप्रेषण, कलात्मक संप्रेषण, शब्दगत संप्रेषण अथवा अर्थ का तात्विक संप्रेषण इत्यादि कितने ही नामों अथवा वर्गों में रखकर देखते और समझते हैं। अनुवाद करते समय उनमें से कौन सा पक्ष कितना संप्रेष्य है, यदि इस बात को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार के संप्रेषण में एक सामान्य बात यही बची रहती है कि अनुवादक को हर स्थिति में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में यह संप्रेषण करना होता है। मनुष्य के व्यवहार, चिंतन अथवा बाह्य आकार प्रकार में बहुत सी समानताएं हैं, परंतु दो भिन्न भाषाओं में यह समानता नहीं के बराबर होती है, या फिर यथास्थिति इसका अनुपात बदलता रहता है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कालगत संदर्भ में पुरानी और नई भी हो सकती है। दोनों भाषाएं सर्वथा भिन्न संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परंपराओं को लेकर विकसित हुई हो सकती हैं और प्रायः होती हैं। दोनों भाषाएं शब्द सामर्थ्य की दृष्टि से अधिक अथवा कम समृद्ध हो सकती हैं। दोनों भाषाओं के व्याकरण भिन्न हो सकते हैं। दोनों की प्रकृति और शिल्पगत विधान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः अनुवादक के समक्ष जब स्रोत भाषा बनाम लक्ष्य भाषा का प्रश्न उपस्थित होता है तो उस प्रश्न में सभी समस्याएं निहित रहती हैं। इन सब का उत्तर यह है कि बिना अर्थ और शिल्प को क्षति पहुंचाए उसका सफलतापूर्वक संप्रेषण अंतरण कर दिया जाए। यही अनुवाद की सफलता भी है। किंतु यह इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि अनुवाद के कर्म में अनुवादक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न आयामों से होकर गुजरने पर ही संभव हो पाता है। अतः अनुवाद प्रक्रिया की भूमिका अनुवाद व्यापार के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। विभिन्न सिद्धांतों के साथ अनुवाद की प्रकृति तथा परिभाषा के सहारे भी अनुवाद प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया दो भाषाओं के संप्रेषण व्यापार पर निर्भर रहती है, क्योंकि भाषाओं की प्रकृति, उनकी रचना पद्धति,
व्याकरणिक विधान आदि एक दूसरे से भिन्न और भाषा सापेक्ष होते हैं। इसी वजह से भाषाओं के आपसी संप्रेषण में और भाषांतरण में दुविधा की स्थिति रहती है। इस स्तर पर अनुवादक को सावधानी बरतनी पड़ती है। 1. 2. अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक। अनुवाद प्रक्रिया एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। इसमें क्रिया व्यापार का स्वरूप दोहरा होता है। कृष्ण कुमार गोस्वामी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया से तात्पर्य अनुवाद की विधि अथवा प्रविधि से है, जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना का अंतरण होता है। संदेश लक्ष्य है और संरचना माध्यम है तथा अंतरण प्रक्रिया। इन तीनों आयामों का कार्य व्यापार अनुवाद प्रक्रिया कहलाता। कुछ विद्वान अनुवाद की प्रकृति को दृष्टि में रखकर उसे विज्ञान के रूप में देखते हैं। कुछ उसे संप्रेषण व्यापार के साथ जोड़कर देखते हैं। विज्ञान मानने वाले विद्वानों में नायडा का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। कुछ विद्वान अनुवाद को कला मानते हैं, तो कुछ इसे शिल्प की श्रेणी में रखते हैं। अनुवाद को कला मानने वाले विद्वान सृजनात्मक व्यापार के आधार पर अनुवाद को कला मानते हैं, तो प्रशिक्षण और अभ्यास पर आधारित होकर कौशल भी मानते हैं। कौशल की दृष्टि से अनुवादक सर्जक साहित्यकार या तर्कप्रवण वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा अनुवाद कार्य किसी सीमा तक सीखा जा सकता है। 1. अनुवाद को निश्चित विधान मानने वाली दृष्टि अनुवादक से यह अपेक्षा रखती है कि उसमें साहित्यकार की सृजनात्मक प्रतिभा, वैज्ञानिक की तर्क शक्ति तथा शिल्पगत दक्षता आदि गुण होना आवश्यक है। वस्तुतः अनुवादक में साहित्यकार जैसी सृजनात्मक प्रतिभा, तार्किक शक्ति, कला जैसी अनुभूति तथा शिल्पगत दक्षता होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद एक संश्लिष्ट प्रक्रिया होने के कारण उसके विभिन्न चरणों पर अनुवादक को अलग-अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जैसे वैज्ञानिक के रूप में अनुवादक स्रोतभाषा पाठ में निहित अर्थ को समझने के लिए विश्लेषण करता है। कवि की भांति संश्लिष्ट अभिव्यक्ति के लिए समानार्थी अभिव्यंजना पैदा करता है और शिल्पकार की भांति उसे मूल पाठ की संवेदना को यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापना करनी पड़ती है। 1.3 अनुवाद दृष्टि। अनुवाद दृष्टि से तात्पर्य उत्पाद अर्थात अनुवाद कार्य को संपन्न करने में की गई विभिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण एवं मनन से है। इस प्रक्रिया में स्रोतभाषा और लक्ष्य भाषा के विशेष गुणों के साथ साथ अर्थ अंतरण में भाषिक, व्याकरणिक एवं पारिवेशिक कारकों का अवगाहन किया जाता है। सामान्यतः अनुवाद कार्य में की गई इस प्रक्रिया को पाठपरक और प्रक्रियापरक दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। पाठपरक दृष्टि। प्रथमतः पाठपरक दृष्टि के अंतर्गत मूलरचना और अनूदित रचना के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि संदेश, बनावट और भाषिक बुनावट की दृष्टि से अनूदित रचना मूलरचना से कितनी मिलती जुलती है, अर्थात उन दोनों में कितनी निकटता और समतुल्यता है। पाठपरक दृष्टि अनुवाद के अंतर्गत दोनों रचनाओं का अध्ययन करते हुए देखा जाता है कि में एक अनुवाद कितना सफल है, 2 अनूदित पाठ मूलरचना के कितना समतुल्य है, 3 मूल कृति में निहित संदेश बटा विषयवस्तु को अनूदित पाठ में किस हद तक संप्रेषित किया जा सका है, 4 मूल पाठ और अनूदित पाठ की भाषिक संरचना में कितना समन्वय है। वस्तुतः पाठपरक दृष्टि प्रक्रिया दृष्टि की तुलना में कुछ सीमा तक स्थूल होती है। कुछ अनुवाद चिंतक पाठपरक दृष्टि अनुवाद, अनूदित रचना को एक बनी बनाई वस्तु के रूप में देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। परिणामस्वरूप वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि अनुवाद भाषा व्यापार की एक सृजनात्मक प्रक्रिया भी है। इसके अतिरिक्त अनुवाद को भाषा व्यापार की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया मूल कृति पर अनुवाद की भावात्मक प्रतिक्रिया से प्रारंभ होकर अनूदित कृति के रचना विधान तक फैली होती है। प्रक्रियापरक दृष्टि।
दूसरी ओर प्रक्रियापरक दृष्टि इससे भिन्न है क्योंकि इसके अंतर्गत मूल रचना के संदेश बटा विषय वस्तु और भाषिक संरचना पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि अनुवाद को उन प्रसंगों एवं समस्याओं के संदर्भ में भी जांचा परखा जाता है जिनका सामना अनुवादक को सफल अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए करना पड़ता है। स्पष्टता अनुवादक को स्रोत भाषा की रचना के अर्थग्रहण से लेकर लक्ष्य भाषा में अर्थांतरण करने और समूल्य बटा समतुल्य पाठ के रूप में उसका अर्थ संप्रेषण करने जैसी कठिन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए अनेक स्थूल एवं सूक्ष्म समस्याओं का सामना और समाधान करना पड़ता है। प्रक्रियापरक दृष्टि के अंतर्गत अनूदित रचना को मूल रचना के समूल्य एक स्वतंत्र रचना के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, मूल पाठ और अनूदित पाठ को समूल्य बटा समतुल्य बनाने के लिए जिस अनुवाद प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे प्रक्रिया के परिणाम के रूप में भी देखा जाता है। प्रक्रियापरक दृष्टि अनुवाद में दोनों रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण करते हुए देखा जा सकता है कि 1. दोनों पाठों के बीच भिन्नता होने के क्या कारण हैं? 2. भिन्नता का आधार क्या क्या है? 3. भिन्नता की व्याख्या की गई है या नहीं? 4. भिन्नता के लिए जिम्मेदार प्रसंगों का निर्धारण किया गया है अथवा नहीं? 5. अनुवादक की विभिन्न भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है या नहीं? उपर्युक्त दोनों अनुवाद दृष्टियों में वर्णित अनुवाद व्यापार के बिंदुओं तथा उनसे संबंधित कारणों से स्पष्ट है कि पाठपरक दृष्टि की तुलना में प्रक्रियापरक दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। 1.4 अनुवाद प्रक्रिया और अन्य सिद्धांत। 1.4 एक प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया। प्रतीक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतीकशास्त्री पियर्स द्वारा किया गया है। प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद प्रतीकांतरण है। पियर्स ने प्रतीक को वह वस्तु माना है जो किसी व्याख्याता के लिए अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए शिवलिंग एक प्रतीक है। वह मात्र पत्थर न होकर भक्त के लिए वह कुछ विशेष संदर्भों में भगवान शिव के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसमें व्याख्याता या प्रयोक्ता के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक जैसे कई संदर्भ जुड़े होते हैं। इस संदर्भ पर आधारित होते हुए सस्यूर ने समाज के भीतर के प्रतीकों के जीवंत पक्षों और उसके प्रकार्यात्मक संदर्भों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने पर बल दिया। उन्होंने भाषा को भी प्रतीक व्यवस्था कहा है। इस व्यवस्था में 3 इकाइयों का संबंध महत्वपूर्ण होता है, अर्थात संकेतित वस्तु, संकेतार्थ और संकेतन प्रतीक। संकेतार्थ मानसिक संकल्पना, संकेतित वस्तु, संकेतन प्रतीक। संकेतित वस्तु का संबंध बाह्य जगत की वास्तविक और यथार्थ वस्तुओं से है, जैसे शेर, घोड़ा, पेड़। संकेतार्थ से अभिप्राय प्रयोक्ता से है, व्यक्ति के मन में स्थित मानसिक संकल्पना अथवा बिंब है। संकेतन प्रतीक इस संकेतार्थ को भाषिक ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने वाली इकाई है, जो विशेष संदर्भों में प्रयुक्त होता है। संकेतित वस्तु, संकेतार्थ और संकेतन प्रतीक के बीच में सरल संबंध होता है, किंतु संकेतित वस्तु और संकेतन प्रतीक के बीच में संबंध सीधा न होकर आरोपित होता है। उदाहरण कलम अंग्रेजी में पेन और हिंदी में पेन तथा कलम पंजाबी में पैन तथा तेलुगु में कलमू, पेनु आदि अभिव्यक्तियां हैं। प्रकल्पना पर विचार करते हुए ऐसे विज्ञान की संकल्पना की थी जिसमें समाज द्वारा अपनाए गए प्रतीक तथा उसके प्रकार्यात्मक संदर्भों का अध्ययन हो सके। उन्होंने उसे ग्रीक शब्द सेमियन के आधार पर सेमियोलॉजी प्रतीक विज्ञान नाम दिया था। इनके अनुसार कथ्य तथा अभिव्यक्ति का समन्वित रूप ही प्रतीक है, जिसका आधार मनोविज्ञान है, जो संकल्पना को रूपाकार करता है। रोमन याकोब्सन ने भी प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद को देखने का प्रयास किया है। वे मानते कि हर है भाषा अपनी संरचना के अनुसार अभिव्यक्ति को अर्थ प्रदान करती है। अभिव्यक्ति 1, प्रतीक 1 अर्थ। अभिव्यक्ति 2,
प्रतीक दो। दोनों भाषाओं की प्रतीक व्यवस्था अर्थ को समान रूप से अभिव्यक्त कर सकती है। यहाँ हम भाषा की परिभाषा को याद कर सकते हैं कि ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था भाषा कहलाती है। ध्वनि और भाषा अभिव्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं। ध्वनि और अभिव्यक्ति को अलग करके देख नहीं सकते। भाषिक प्रतीक में निहित संकेतार्थ की समतुल्यता को ही अनुवादक को साधना पड़ता है। अभिव्यक्ति एक को अभिव्यक्ति दो में अंतरित करते समय अनुवादक को समतुल्यता सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में गाय, अंग्रेजी में काऊ, काऊ, पंजाबी में गा, तेलुगु में आवु, संस्कृत में धेनु प्रयोग होता है। ये सभी धारणाएं एक वस्तु के लिए प्रयुक्त हैं, जो उन भाषा भाषियों के लिए रूढ़ हो चुकी हैं। जो यह भाषा नहीं जानते, उन्हें आवु या काऊ से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए यह कुछ ध्वनि क्रम मात्र ही है। किसी भी भाषा की ध्वनियाँ उस भाषाभाषी के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में उच्चरित या लिखित रूप में गाय, बिल्ली या लड़की आदि शब्द स्वयं में प्रतीकात्मक भाषिक अभिव्यक्तियां हैं, जो वास्तविक वस्तु के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। रोमन याकोब्सन ने प्रतीक व्यवस्था के आधार पर अनुवाद को 3 भिन्न रूपों में देखा है। 1. अन्वयांतर अंतर्भाषिक, जहां एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था के द्वारा उद्घटित अर्थ का उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था के रूप में अंतरण किया जाए, उसे अंतःभाषिक अनुवाद भी कहते हैं। जैसे हिंदी की उर्दू शैली में अथवा खड़ी बोली में अंतरण करना। 2. भाषांतर बटा अंतर्भाषिक, इसमें एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा उद्घटित अर्थ को दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण किया जाता है। इसे अंतर्भाषिक अनुवाद भी कहते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में। 3. प्रतीकांतर बटा अंतर प्रतीकात्मक, मूल पाठ के प्रतीक का अर्थ भाषेतर प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रतीकांतर या अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहा जाता है। जैसे कहानी या उपन्यास का फिल्मांकन, लिखित नाटक का मंचन इत्यादि। 1.4 2. संप्रेषण सिद्धांत और अनुवाद प्रक्रिया। कोई भी भाषा प्रयोक्ता और संप्रेषक अनुवादक होता है, चाहे वह लेखक हो या पाठक, एक भाषी हो या द्विभाषी, वक्ता हो या श्रोता, उनमें अनुवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि लेखक या एक भाषी या वक्ता अपने विचारों को पहले भाषा में कोडीकृत करता है और उसे लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति देता है। यह अभिव्यक्ति भावों तथा विचारों का भाषा में रूपांतरण है। यहाँ भाषा कूट, कोड होती है। इसमें व्यक्त विचारों को श्रोता बटा पाठक कोडबद्ध संदेश को रूपांतरित करके ग्रहण करता है। भाषाई संप्रेषण का तंत्र ही कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है। अनुवादक दूसरी भाषा में अर्थात एक भाषी या लेखक द्वारा व्यक्त कोड को विकोडीकृत करता है तथा उनमें निहित संदेशों को ग्रहण करता है और फिर दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में पाठ को पुनः कोडीकृत करता है, अर्थात मूल संदेश को लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है। इस प्रकार पाठकों तक अनूदित सामग्री पहुंचती है। नायडा और अन्य विद्वानों ने अनुवाद को विज्ञान के रूप में स्थापित करते हुए संप्रेषण व्यापार का विवेचन अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में किया है, जिसमें वे अनुवाद को इसके व्यापक संदर्भ से जोड़ते हुए संप्रेषण व्यापार की एक उपश्रेणी कहते हैं। जैसे आरेख 1.2 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्रक्रिया में विकोडीकरण और कोडीकरण की संकल्पना के आधार पर अनुवाद प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है। अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक पहले स्रोत पाठ का विकोडीकरण करता है और बाद में कोडीकरण के माध्यम से अर्थ की पुनर्रचना लक्ष्य पाठ के रूप में करता है। कृष्ण कुमार गोस्वामी ने निम्नलिखित आरेख में इस प्रकार समझाया है। आरेख 1.3 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अनुवाद करते समय दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार ही प्रमुख रहता है।
के प्रेषक, लेखक, संदेश, पाठ, ग्रहीता, पाठक की संकल्पना निहित है। लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। इन विद्वानों में नाइडा, न्यूमार्क, बाथगेट और रोजरबेल प्रमुख हैं। इन पर हमने पहले इसी इकाई में चर्चा कर ली है। 1.4 3 प्रतीकांतरण, भूमिका सिद्धांत। अनुवाद के चिंतन में इस प्रारूप के प्रतिपादन का श्रेय दो भारतीय विद्वानों रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार गोस्वामी को जाता है। उन्होंने पाठ को भाषिक प्रतीक रूप में देखने का प्रयास किया है। वे मानते हैं कि अनुवादक को दो प्रकार के पाठों का सामना करना पड़ता है। अनुवादक सबसे पहले मूल कृति से टकराता है और पाठक के रूप में मूल पाठ को पढ़ता है तथा विश्लेषण कर कथ्य अथवा मर्म को पकड़ने का प्रयास करता है। अनुवादक केवल पाठक ही नहीं, अपितु द्विभाषिक की भूमिका के रूप में वह कथ्य को लक्ष्य भाषा में बांधने का प्रयत्न भी करता है। इसलिए उसे भाषा तथा लक्ष्य भाषा दोनों की व्याकरणिक संरचनाओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और अन्य विधागत शैलियों से जूझना पड़ता है। तभी वह सुपाठ्य, सुबोध और संप्रेषणीय लक्ष्यपाठ का निर्माण करता है। इस प्रकार अनुवादक एक रचयिता की भूमिका भी निभाता है। इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट हो जाता है कि रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार गोस्वामी अनुवाद प्रक्रिया में संदेश को प्रतीक के रूप में भी देखते हैं और संदेश का अंतरण वास्तव में प्रतीकांतरण ही है, जिसमें संकेत, संकेतित, संकेतन और संकेतार्थ आदि उपस्थित रहते हैं। कथ्य, अर्थव्यापार और लक्ष्यार्थ आदि में व्यापार प्रक्रिया संपन्न होती है। श्रीवास्तव और गोस्वामी अनुवादक द्वारा 3 भूमिकाओं के संपादन की बात करते हैं। अनुवादक विश्लेषण के रूप में पाठक, अंतरण के स्तर पर अर्थांतरण प्रकार्य हेतु द्विभाषिक तथा संप्रेषण हेतु पुनर्रचना के स्तर पर लेखक की भूमिका निभाता है। श्रीवास्तव और गोस्वामी ने अपने सिद्धांत को इस प्रकार आरेख में प्रस्तुत किया है। प्रक्रिया, विश्लेषण, अंतरण, पुनर्रचना। अनुवादक की भूमिका: पाठक, मूल पाठ, द्विभाषिक, लेखक, अनूदित पाठ। प्रकार्य, अर्थग्रहण, अर्थांतरण, अर्थ संप्रेषण। अनुवादक की इस स्तर पर बहुआयामी भूमिका है। अनुवाद व्यापार के विभिन्न स्तरों पर अनुवादक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, यथा अर्थग्रहण, अर्थांतरण और संप्रेषण की समस्या अनुवादक की भूमिका को चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। इस समस्त भूमिका समस्या प्रारूप को श्रीवास्तव और गोस्वामी ने इस प्रकार समझाया है। आरेख 1.4 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस प्रक्रिया में अनुवादक की सजगता महत्वपूर्ण होती है, तभी वह विभिन्न समस्याओं के प्रति समुचित समाधान पा सकता है। अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में सुरेश कुमार का विचार है कि अनुवाद मूल पाठ के बोधन तथा लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति वास्तव में इन दो ध्रुवों के बीच निरंतर होते रहने वाली प्रक्रिया है, जो सीधी और प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष है। वह मध्यवर्ती स्थिति जिसके जरिए यह प्रक्रिया संपन्न होती है, एक वैचारिक संज्ञानात्मक संरचना है जो मूल पाठ के बोधन से निष्पन्न होती है तथा इसमें लक्ष्य भाषागत अभिव्यक्ति के बीज निहित रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुवाद प्रक्रिया सही अर्थों में भाषिक प्रक्रम के साथ साथ एक मनोभाषिक गतिविधि भी है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अनुवादक अलग अलग भूमिका निभाता है और एक प्रकार से वह मूल भाषा पाठ में अंतर्निहित संदेश को यथासंभव निकटतम और समान रूप में अभिव्यक्त होने की क्षमता निर्मित करता है, जो कथ्य अथवा संदेश की व्याख्या करने जैसा ही है। 1.5 अनुवाद प्रक्रिया, विभिन्न प्रारूप। उपर्युक्त चर्चा के अंतर्गत आपने अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित द्विभाषिक संप्रेषण व्यापार पर विचार करते हुए अनुवादक की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब हम अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा करते हैं। यूं तो विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने प्रारूप प्रस्तुत किए हैं, किंतु प्रमुख रूप से नाइडा,
न्यूमार्क एवं बाथगेट के प्रारूप ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम इन तीनों विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रारूपों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। 1 मई 2001 नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप। सर्वप्रथम हम नायडा द्वारा दिए गए अनुवाद प्रक्रिया संबंधी प्रारूप पर विचार करेंगे। नायडा अनुवाद एक वैज्ञानिक तकनीक मानते हैं। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण माने हैं। 1 विश्लेषण, 2 अंतरण और 3 पुनर्गठन। नायडा द्वारा प्रतिपादित इन तीनों चरणों को निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। आरेख 1। 5 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। नायडा द्वारा सुझाए गए अनुवाद प्रक्रिया के इन तीनों सोपानों में एक निश्चित क्रमबद्धता देखने को मिलती है। स्रोत भाषा में पहले से ही रचित मूलपाठ के संदेश बटा कथ्य के अर्थ को भलीभांति ग्रहण करने के लिए अनुवादक सर्वप्रथम मूलपाठ का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करता है। चूंकि यह मूलपाठ भाषाबद्ध होता है, इसलिए इसमें निहित संदेश को भाषिक संरचना के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। यही कारण है कि नायडा मूलपाठ के विश्लेषण के लिए भाषा सिद्धांत तथा उसमें अपनाई जाने वाली विश्लेषण तकनीक के उपयोग पर अधिक बल देते हैं। इस संदर्भ में नायडा का कहना है कि प्रत्येक भाषिक संरचना के 2 स्तर होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। प्रथम प्रकार की संरचना भाषा के सार्वभौम पक्ष से संबंधित होती है, जबकि दूसरे प्रकार की संरचना भाषा विशेष की विशिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था के साथ रहती है। आभ्यंतर संरचना डीप स्ट्रक्चर के स्तर पर मूलपाठ का संदेश स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के लिए समान रूप होता है, जबकि बाह्य संरचना सरफेस स्ट्रक्चर के स्तर पर समान संदेश को अभिव्यक्त करने के लिए 2 भाषाएं 2 भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति प्रणालियों का प्रयोग करती हैं। नायडा मानते हैं कि अनुवाद गहन स्तर पर स्थित समानधर्मी संदेश के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाता है। इसलिए अनुवादक के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह बाह्य स्तर पर स्थित भाषिक संरचना का विश्लेषण करते हुए तथा उसके गहन स्तर पर स्थित संदेश को समझते हुए मूलपाठ का अर्थ ग्रहण करें। नायडा द्वारा इन दोनों स्थितियों को समझने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपों की सहायता ली जा सकती है। प्रत्यक्ष प्रक्रिया के प्रारूप के अनुसार पर्याय मूलपाठ की बाह्य संरचना के स्तर पर उपलब्ध होते हैं। इसमें अनुवादक मूलपाठ के संदेश को सीधे लक्ष्य भाषा में ले जाता है और वह इन दोनों स्थितियों में मूलपाठ और अनूदित पाठ की बाह्य संरचना के स्तर पर ही रहता है। दूसरी ओर परोक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक पाठ की बाह्य संरचना तक सीमित न रहकर आवश्यकतानुसार पाठ की अभ्यंतर संरचना में भी जाता है और फिर लक्ष्य भाषा में उपयुक्त अनुवाद पर्याय प्रस्तुत करता है। प्रत्यक्ष प्रक्रिया में अनुवाद कार्य प्रायः पाठ की बाह्य संरचना के स्तर पर ही हो जाता है, जबकि परोक्ष प्रक्रिया में वह प्रायः पाठ की आभ्यंतर संरचना के माध्यम से संभव हो पाता है। नायडा प्रत्यक्ष प्रक्रिया की अपेक्षा परोक्ष प्रक्रिया पर अधिक जोर देते हैं। नायडा द्वारा सुझाए गए अनुवाद प्रक्रिया के तीनों सोपानों में अनुवादक सर्वप्रथम स्रोतभाषा के पाठ का विश्लेषण करता है। वह मूल पाठ का विषयगत अर्थगत तथा भाषागत अर्थ ग्रहण करता है। इसके लिए वह भाषा सिद्धांत पर आधारित भाषा विश्लेषण की तकनीकों का सही प्रयोग करता है। मूल पाठ के संदेश का विषयगत एवं भाषागत शैलीगत विश्लेषण के द्वारा अर्थबोध बटा अर्थग्रहण हो जाने के बाद संदेश का लक्ष्य भाषा में संक्रमण बटा अंतरण होता है, जिसके अंतर्गत दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात अनुवादक मूल संदेश का लक्ष्य भाषा में पुनर्गठन बटा समायोजन करता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि मूल संदेश लक्ष्य भाषा के पाठक के लिए बोधगम्य, रोचक एवं सुस्पष्ट बन सके। इस सोपान से गुजरने के बाद ही स्रोतभाषा की कोई मूल रचना अनूदित रचना के रूप में सफल अनुवाद की श्रेणी में रखी जा सकती है। 1.5 2 न्यूमार्क द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप।
नाडा के अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप पर विचार करने के बाद अब हम न्यूमार्क द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप पर विचार करेंगे। नाइडा की भांति ही न्यूमार्क ने भी अनुवाद प्रक्रिया के कुछ सोपान सुझाए हैं। यद्यपि नाडा एवं न्यूमार्क की दृष्टि में कालभेद के संदर्भ में कुछ अंतर है, फिर भी मूलतः उनमें काफी समानता देखने को मिलती है। चूंकि नाइडा के समय में बाइबल के ऐसे अनुवादों की अधिकता थी जो अर्थग्रहण के उद्देश्य से भाषा की व्याकरणिक संरचना से संबंधित थे, इसलिए उनकी दृष्टि वहीं तक प्रभावित एवं सीमित रही। नाइडा का चिंतन क्षेत्र मूल अर्थ को समझने, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में निहित संदेश के अर्थ को व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करने संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका यथासंभव समाधान प्रस्तुत करने तक ही सीमित रहा। इसलिए नाइडा ने अनुवाद संबंधी भाषा सिद्धांत में व्याकरणिक संरचना के विश्लेषण को ही अधिक महत्व दिया है। अतः नाइडा के अनुवाद प्रक्रिया संबंधी चिंतन में वह व्यापकता दिखाई नहीं देती जो न्यूमार्क के चिंतन में दिखाई देती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन दोनों विद्वानों की अनुवाद प्रक्रिया संबंधी संकल्पना में एक ओर यदि समानता है तो दूसरी ओर कुछ असमानता भी है। न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया की दो स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए मूल पाठ और अनूदित पाठ के सह संबंध को दो स्तरों पर स्थापित करने का प्रयास किया है। क मूल पाठ और अनूदित पाठ का अंतरक्रमिक अनुवाद अर्थात शब्द प्रति शब्द अनुवाद, और ख मूल पाठ का अर्थबोधन और अनूदित पाठ में उसका अभिव्यक्तिकरण। इन दोनों स्थितियों को निम्न प्रस्तुत आरेख से समझा जा सकता है। आरेख 1। 6 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। नाइडा ने जिस सोपान को विश्लेषण का सोपान कहा है, न्यूमार्क ने उसे बोधन की संज्ञा दी है। न्यूमार्क द्वारा प्रस्तुत बोधन की संकल्पना नाइडा की विश्लेषण संकल्पना से इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें मूलपाठ के विश्लेषण से प्राप्त अर्थ के साथ साथ अनुवादक द्वारा मूलपाठ की व्याख्या का अंश भी विद्यमान रहता है। किसी भी भाषिक पाठ में ऐसी अनेक उक्तियां मौजूद होती हैं जो अनुवाद द्वारा की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी की मांग करती हैं। इनके अभाव में मूलपाठ का अर्थ न तो पारदर्शी बन पाता है और न ही बोधगम्य। नाइडा की तुलना में न्यूमार्क की अनुवाद प्रक्रिया संबंधी संकल्पना आधुनिक, व्यापक एवं व्यावहारिक प्रतीत होती है। यही कारण है कि उन्होंने बोधन एवं अभिव्यक्तिकरण जैसे सोपानों का सुझाव दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूमार्क स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के पाठों में अनुवाद संबंध स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कि तुलना एवं व्यतिरेक के संदर्भ में संभव हो पाता है। 1.5 3 बाथगेट द्वारा प्रतिपादित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप। नाइडा और न्यूमार्क द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया संबंधी प्रारूपों पर विचार करने के बाद अब हम बाथगेट द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करेंगे। नाइडा ने जहां अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान और न्यूमार्क ने 2 सोपान सुझाए हैं, वहीं बाथगेट ने 7 सोपानों की चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाथगेट अनुवाद प्रक्रिया को एक अधिक व्यावहारिक एवं व्यापक आयाम देना चाहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो बाथगेट ने नाइडा और न्यूमार्क द्वारा सुझाए गए सोपानों विश्लेषण, संक्रमण बटा अंतरण, पुनर्गठन तथा बोधन अभिव्यक्तिकरण का भी समावेश कर दिया है। बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान इस प्रकार दर्शाए हैं। आरेख 1.7 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इन सोपानों में विश्लेषण, बोधन, अभिव्यक्ति, पुनर्गठन के सोपान पूर्ववत हैं। डा. सुरेश कुमार के अनुसार इन सोपानों में पर्यालोचन के सोपान को छोड़कर शेष सब में अतिव्याप्ति का अवकाश है, जो असंगत नहीं है, परंतु सैद्धांतिक स्तर पर इनके अपेक्षाकृत स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। इन सभी सोपानों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण विवरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 1. समन्वयन।
यह सोपान विश्लेषण और बोधन से पहले की स्थिति है, जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा के पाठ को जांचता, परखता है और उसके विषय, भाषा एवं शिल्प की जानकारी प्राप्त करता है ताकि उसका विश्लेषण करने में उसे सुविधा रहे। इसी सोपान के अंतर्गत अनुवादक मूल लेखक से मानसिक स्तर पर तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस सोपान को मूल भाषा की रचना का पाठ पठन भी कहा जा सकता है। वस्तुतः यह अनुवाद कार्य में प्रवृत्त होने संबंधी अनुवादक की तैयारी ही है। 2. विश्लेषण। अनुवाद प्रक्रिया के इस सोपान के अंतर्गत अनुवादक को पाठक के रूप में स्रोत भाषा के मूल पाठ का अर्थ ग्रहण करना होता है, जिसके लिए उसे पाठ का विश्लेषण करना पड़ता है। यह विश्लेषण विषय वस्तु के स्तर पर तथा भाषा के स्तर पर किया जाता है। दरअसल पाठ एक ऐसी पूर्ण भाषिक इकाई है जिसमें कथ्य, संदेश और अभिव्यक्ति शैली संश्लिष्ट रहते हैं। इसलिए अनुवादक को अर्थग्रहण के लिए पाठ के अभिव्यक्त पक्ष का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। 3. बोधन। इस सोपान का उद्देश्य भी लगभग विश्लेषण जैसा ही है। अनुवादक का उद्देश्य इस सोपान के अंतर्गत मूल पाठ का अर्थबोधन बटा अर्थग्रहण ही है। इसमें विश्लेषण करने से प्राप्त अर्थ के साथ साथ अनुवादक द्वारा मूल पाठ की व्याख्या का अंश भी सम्मिलित रहता है। 4. परिभाषिक अभिव्यक्तिकरण। इस सोपान के अंतर्गत 2 प्रमुख उद्देश्य दिखाई देते हैं। प्रथम, मूल पाठ में निहित संदेश का अर्थग्रहण करने और उसे स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अंशों पर ध्यान देना, और दूसरे, इन अंशों के अनुवाद पर्यायों के निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतना। 5. पुनर्गठन। स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करने के लिए उसका पुनर्गठन किया जाता है। यह पुनर्गठन लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और लक्ष्य भाषा पाठक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि पाठक को किसी भी स्तर पर समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए यह पुनर्गठन बटा पुनर्विन्यास लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति के स्तर पर किया जाता है। 6. पुनरीक्षण। बाथगेट द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया के इस सोपान के अंतर्गत लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति के स्तर पर सफल अनुवाद के प्रायः सभी गुणों को एक साथ ले आना अनुवादक का कर्तव्य होता है। इस सोपान पर पहुंचने के बाद अनूदित पाठ की पूर्ण रूपेण जांच पड़ताल की जाती है और विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। विषय वस्तु की स्पष्टता, व्याकरण संबंधी बोधगम्यता, भाषा की स्वाभाविकता, भाषा की विभिन्न जटिल प्रयुक्तियों का सही प्रयोग आदि कुछ ऐसे आवश्यक पहलू हैं जिनका पुनरीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा पर हम इस पाठ्यक्रम के खंड 2 में विस्तृत चर्चा करेंगे। 7. पर्यालोचन। 1. 6. पर्यालोचन के सोपान पर विषयगत प्रामाणिकता को परखा जाता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी विषयगत अवधारणाओं संकल्पनाओं को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए दर्शन, भाषा विज्ञान, विधि कानून, प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान आदि ऐसे विषय हैं जिनमें विषयगत स्पष्टता सफल अनुवाद के लिए आवश्यक है। इसके लिए अनुवादक उस विषय के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। पर्यालोचन का चरण प्रक्रियात्मक न होकर अनुवाद विमर्श का चरण है। नायडा विश्लेषण नामक सोपान पर भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्षों शब्दार्थ और व्याकरण के गहन विश्लेषण पर अत्यधिक बल देते हैं। शब्दार्थ के अंतर्गत वे वाच्यार्थ और लक्ष्य व्यंग्यार्थ के वर्णनात्मक विश्लेषण पर जोर देते हैं। व्याकरण के अंतर्गत न केवल वाक्यों, उपवाक्यों, पदबंधों आदि का विश्लेषण ही किया जाता है, अपितु विभिन्न प्रकार की शाब्दिक संरचनाओं से भी अनेक प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हैं। न्यूमार्क ने विश्लेषण के इस सोपान को बोधन का नाम दिया है, जिसमें विभिन्न भाषिक संरचनाओं के विश्लेषण द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है। न्यूमार्क इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शब्दार्थ विज्ञान को अत्यधिक महत्व देते हैं। बाथगेट ने इस सोपान को विश्लेषण और बोधन की संज्ञा दी है।
इस प्रक्रिया से पूर्व बाथगेट ने समन्वयन के सोपान के माध्यम से अनुवादक द्वारा की जाने वाली मानसिक तैयारी के साथ साथ मूल लेखक से तादात्म्य स्थापित करने की ओर संकेत किया है। अनुवादक का व्यापार क्षेत्र। इस प्रकार अनुवाद एक श्रमसाध्य श्रृंखला कर्म है जिसमें एक भाषा की रचना के संदेश बटा विषय वस्तु का यथासंभव समतुल्य और सहज अभिव्यक्ति द्वारा कथ्य एवं शैली के स्तर पर दूसरी भाषा में संप्रेषण किया जाता है। वस्तुतः अनुवाद दो भाषाओं के संप्रेषण व्यापार की अपेक्षा रखता है। पहली भाषा स्रोत भाषा का संबंध मूल लेखक की रचना से होता है और दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा का संबंध अनुवादक के द्वारा अनुदित रचना से होता है। अतः अनुवाद व्यापार दो भाषाओं के संप्रेषण व्यापार से संबंधित है। इस अनुवाद व्यापार में अनुवादक को दो भिन्न भाषाओं के पाठों से रूबरू होना पड़ता है, जिन्हें मूल पाठ और अनुदित पाठ कहा जाता है। चूंकि अनुवाद प्रक्रिया में दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार अपेक्षित होता है, इसलिए इसमें दो प्रकार के लेखक संदेश बटा पाठ एवं पाठक की संकल्पना निहित रहती है। हालांकि पाठ बटा संदेश का एक समान होना आवश्यक है। इसे निम्न आरेख से समझा जा सकता है। आरेख 1:8 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित द्विभाषिक संप्रेषण व्यापार से गुजरते हुए दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। क स्रोत भाषा के पाठ के पाठक की भूमिका और लक्ष्य भाषा पाठ के लेखक की भूमिका निभाना। ख पाठक के रूप में मूल लेखक और लेखक के रूप में अनुदित पाठ के पाठक से तादात्म्य स्थापित करना। ग पाठक अनुवादक के रूप में स्रोत भाषा के पाठ के भाषिक विधान और उसके संस्कार तथा लेखक के रूप में लक्ष्य भाषा के पाठ के सृजनात्मक कौशल का पर्याप्त ज्ञान रखना आवश्यक होता है। इन तथ्यों के आलोक में हमें यह विदित होता है कि अनुवादक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एकाधिक भूमिकाओं को निभाता है, जिसमें भाषाओं की संरचना, व्याकरण, परिवेशीय तत्वों आदि को समझना तथा उनमें अर्थांतरण को सहज रूप से व्यवस्थित करना सम्मिलित रहता है। 1.6 एक पाठक की भूमिका। मूल पाठ अर्थात मूल कृति का लेखक कोई दूसरा अनुवादक से इतर होता है और मूल पाठ के लेखन के समय उसका पाठक वर्ग भी कोई दूसरा ही होता है। अनुवादक मूल रचना के लेखक से परिचित हो भी सकता है और नहीं भी। एक पाठक के रूप में सबसे पहले अनुवादक का साक्षात्कार मूल रचना से ही होता है। इसका सर्वप्रथम दायित्व पाठक के रूप में मूल रचना में निहित संदेश बटा विषय वस्तु को समझना, उसका सही अर्थग्रहण करना होता है। अनुवादक को मूल लेखक के मंतव्य और मूल कृति के संपूर्ण कलेवर को जानने समझने के लिए काफी गहरे उतरना पड़ता है। मूल लेखक और कृति के प्रति अपनी निष्ठा को सहेजना और संवारना पड़ता है। एक पाठक के रूप में पहले मूल पाठ के लेखक की रचना को आत्मसात करता है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक या किसी अन्य पृष्ठभूमि से स्वन्य को जोड़ता है और स्वन्य पाठक बनकर संप्रेष्य पाठ की उपयुक्तता को जांचता परखता है। 1.6 दो द्विभाषिक की भूमिका। मूल रचना के पाठक की भूमिका निभाने और उसके संदेश का सही अर्थ ग्रहण करने के बाद अनुवादक लेखक द्विभाषिक की भूमिका निभाता है और संदेश का लक्ष्य भाषा में भाषांतरण करता है। मूल रचना के संदेश को भलीभांति समझने के बाद उसे लक्ष्य भाषा में बांधता है। किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा एक विशेष प्रकार के परिवेश में पनपती है और उसकी अपनी अनेक निजी विशेषताएं होती है। आवश्यक नहीं है कि सभी विशेषताएं स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति के पूर्णतया समान ही हों और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति उपलब्ध हो ही जाए। भाषांतरण के क्षणों में मूल संदेश से जो अर्थ निकलता है वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से निकलने वाले अर्थ की तुलना में या तो विस्तृत होता है या संकुचित होता है या फिर उससे थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक को द्विभाषिक की भूमिका निभानी पड़ती है।
1.6 3 रचिता की भूमिका। अर्थ यदि विस्तृत या संकुचित हो तो परिवेशगत अभिव्यक्तियां अनुवादक को विशेष साधन स्वरूप द्विभाषीय की भूमिका से प्राप्त होती हैं। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत मूलपाठ के अर्थग्रहण और अर्थांतरण के पश्चात अनुवादक को लक्ष्यपाठ के पुनर्गठन के स्तर पर रचयिता, लेखक की भूमिका निभानी पड़ती है। इसमें उसे स्रोतभाषा एवं लक्ष्य भाषा का समायोजन करते हुए लक्ष्य भाषा का पुनर्गठन करना होता है। लक्ष्य भाषा का यह पुनर्गठित रूप कहलाता है। यह पुनर्गठित रूप तभी सफल माना जाता है जब यह मूल पाठ का सहपाठ बनकर आए। इस स्थिति में अनुवादक स्वयं को पाठक की भूमिका में प्रस्तुत करता है और फिर अनुदित पाठ का विश्लेषण करते हुए उसका समायोजन एवं पुनर्गठन करता है। उसे अनुदित पाठ को अनेक स्तरों पर विभिन्न कसौटियों से जांचना, परखना पड़ता है। लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्रोत भाषा की सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनुदित पाठ को पाठक के लिए सहज, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाया जाता है। समायोजन एवं पुनर्गठन के इस कार्य को भली भांति न किए जाने पर अनुवाद सफलता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा। इसे सुचारू रूप से करने के लिए अनुवादक का दोनों भाषाओं की संरचना, व्याकरण, शैली, संस्कार आदि से सुपरिचित होना अति आवश्यक होता है। 1.7 अनुवाद प्रक्रिया, विभिन्न सोपान। अब तक आप विभिन्न विद्वानों नाइडा, न्यूमार्क, बाथगेट और याकोब्सन तथा श्रीवास्तव एवं गोस्वामी द्वारा अनुवाद प्रक्रिया के संदर्भ में प्रस्तावित प्रारूपों से भली भांति अवगत हो चुके हैं। स्पष्टतः विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा की है। इन प्रारूपों के माध्यम से अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों की भी चर्चा की है। यद्यपि सोपानों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी प्रमुखतया 3 सोपान ऐसे कहे जा सकते हैं जिनसे गुजरना किसी भी अनुवादक के लिए आवश्यक है। इन सोपानों पर विस्तृत चर्चा करने से पहले अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं, विभिन्न सोपानों से होकर गुजरने की प्रक्रियाओं तथा विभिन्न स्तरों पर समस्याओं के समाधानों से संक्षिप्त रूप से अवगत होना आवश्यक है। इन तीनों स्थितियों को निम्न आरेखों से समझा जा सकता है। क. अनुवादक द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन। आरेख 1.9। ख. अनुवादक द्वारा विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का निराकरण। आरेख 1.10। ग. अनुवादक द्वारा अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों की यात्रा। आरेख 1.11। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। हम अनुवाद प्रक्रिया के 3 मुख्य सोपानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 1.7। एक विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बटा बोधन की प्रक्रिया। अनुवादक द्वारा की जाने वाली अनुवाद प्रक्रिया संबंधी यात्रा का यह प्रथम सोपान है। यहाँ अनुवादक को पाठक के रूप में स्रोतभाषा के पाठ का अर्थग्रहण करने हेतु उसका विश्लेषण करना होता है। यह विश्लेषण भाषा के स्तर पर तथा विषय वस्तु के स्तर पर किया जाता है। स्रोतभाषा का पाठ एक ऐसी पूर्ण भाषिक इकाई है जिसमें कथ्य और अभिव्यक्ति बटा शैली संश्लिष्ट रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अनुवादक को मूल पाठ में निहित संदेश के अर्थग्रहण के लिए पाठ का शैलीपरक विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे शब्द संस्कार, विभिन्न अर्थ प्रकार, वाक्य विन्यास, शब्दशक्ति आदि के स्तरों पर। का भाषा के स्तर पर विश्लेषण। इसके अंतर्गत अनुवादक भाषिक अभिव्यक्तियों के विश्लेषण के द्वारा स्रोतभाषा के पाठ के अर्थ को भली भांति ग्रहण करता है। एक सजग पाठक के रूप में अनुवादक मूल लेखक द्वारा अभिव्यक्त कथ्य बटा संदेश में निहित शब्दार्थ एवं भाषिक संरचनाओं के बहुआयामी प्रयोगों का विश्लेषण करता है और उनके द्वारा संप्रेषित की जा रही स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थछवियों को यथासंभव पकड़ने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित स्तरों पर की जाती है। 1. लक्षणापर्क एवं व्यंजनापर्क अभिव्यक्तियों के स्तर पर।
अनुवादक मूल पाठ का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए लक्षणापरक एवं व्यंजनापरक अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करता है। किसी एक शब्द का अभिधात्मक, लक्षणात्मक एवं व्यंजनात्मक प्रयोग अर्थ की विभिन्नता दिखाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अनुवादक भाषिक अभिव्यक्ति के अनुसार ही अर्थ ग्रहण करे, अन्यथा अर्थ परिवर्तन हो सकता है। वास्तव में भाषाओं की प्रकृतिगत भिन्नता के कारण यह कार्य अत्यधिक कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, पानी शब्द के विभिन्न भाषिक प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति कराते हैं। इनमें अर्थ की सूक्ष्मता का अंतर निहित रहता है। पानी, वह उसका पानी भरता है। उसका पानी उतर गया। उसका अपना पानी है। उसका पानी देख लीजिए। उसमें कोई पानी नहीं है। प्रकृति पक्षियों को भी दाना पानी देती है। वह पानी पानी हो गया। सब कुछ पानी हो गया। उसने पानी की तरह पैसा बहाया। उसको यहाँ का पानी लग गया है। उसका हुक्का पानी बंद हो गया है। उसने घाट घाट का पानी पिया। वह हवा पानी बदलने शिमला गया है। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। स्पष्ट है कि अंतिम वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों में लक्षणा एवं व्यंजना उद्धत व्यंग्यार्थ ध्वनित हो रहा है। यदि अनुवादक इन वाक्यों में निहित व्यंग्यार्थ को नहीं पकड़ पाएगा तो वह लक्ष्य भाषा में उनके विशिष्ट अर्थ के सौंदर्य को ध्वनित नहीं कर पाएगा। यदि वह इनके अभिधात्मक अर्थ तक ही सीमित रहता है तो मूलार्थ का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए प्रथम वाक्य वह उसका पानी भरता है में व्यक्ति का किसी के अधीन होने का भाव, दास्ता अथवा नौकरी चाकरी का भाव निहित है। इसके स्थान पर इसका शब्दानुवाद ही फेचेस वाटर फॉर हिम करने पर अभिव्यक्त का समस्त सौंदर्य समाप्त हो जाता है। उसका अपना पानी है वाक्य में पानी व्यक्ति के मान सम्मान के अर्थ को ध्वनित करता है। इस अर्थ को ग्रहण न कर पाने की स्थिति में यदि इसका अनुवाद ही हैज हिज ओन वाटर कर दिया जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार दाना पानी, पानी पानी, पानी होना, पानी की तरह बहाना, पानी लगना, हुक्का पानी, घाट घाट का पानी पीना, हवा पानी जैसी भाषिक अभिव्यक्तियों में क्रमशः खुराक बटा भोजन, शर्मिंदा होना बटा लजाना, नष्ट होना, व्यर्थ में लुटाना, अनुकूल होना बटा रास आना, सामाजिक बहिष्कार करना, विभिन्न स्थानों के भ्रमण का अनुभव होना, जलवायु परिवर्तन करना जैसे अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। यदि अनुवादक इन अर्थछवियों के सौंदर्य को पकड़े बिना नीचे दिए गए रूप में अभिधात्मक अनुवाद करता है तो यह उसकी असफलता ही कहलाएगी। जैसे दाना पानी सीड एंड वाटर, पानी होना टू बी वाटर, पानी लगना टू सूट वाटर, हवा पानी एयर एंड वाटर, पानी पानी वाटर एंड वाटर, टू शेड लाइक वाटर पानी की तरह बहाना, हुक्का पानी टू स्मोक एंड वाटर, घाट घाट का पानी पीना टू ड्रिंक वाटर ऑफ डिफरेंट रिवर बैंड। ऐसी भाषिक अभिव्यक्तियों के व्यंग्यार्थ को समझने के लिए अनुवादक को सतर्कता बरतनी होगी। 2. सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के स्तर पर प्रत्येक संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के अनुरूप ही उस संस्कृति की भाषा में कुछ विशिष्ट शब्दावली एवं अभिव्यक्तियां भी होती हैं। इनमें निहित अर्थ को समझना अनुवादक के लिए प्रायः कठिन कार्य होता है। थोड़ी सी भी असावधानी होते ही अर्थ विशेष अनुवादक से छूट सकता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषी एवं हिंदी भाषी समाज में अभिवादन व्यवस्था की अपनी विशिष्टता है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग समय के संदर्भ में किया जाता है, किंतु हिंदी में सामाजिक संस्कारों एवं स्तर भेद के संदर्भ में होता है। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, बाय बाय का प्रयोग बिना सामाजिक स्तरभेद तथा संस्कार भेद के किया जाता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। अपनों से बड़ों के लिए प्रणाम या पाँव लागो, अपनों के बराबर वालों के लिए नमस्कार, नमस्ते, राम राम, जय राधे और अपनों से छोटों के लिए
चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, जीते रहो जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें प्रातः, दोपहर या सायं जैसा कोई समय सूचक भाव नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक भाषा और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक अभिवादन परंपराओं के अनुसार किसी भी संदेश को विशिष्टता प्रदान करती है, जिसका निर्वाह अनुवाद में किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में अनुवादक को ऐसी अभिव्यक्तियों का भी अर्थग्रहण करना पड़ता है जो अलग-अलग देशों में सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अलग-अलग अर्थ की सूचक होती हैं। जैसे ऑरेंज को भारत में संतरा कहते हैं, किंतु अमेरिका में इसे मुसम्मी, नारंगी कहा जाता है। वहाँ संतरा को मंदारिन कहते हैं। भारत में चप्पल और सैंडल के भिन्न अर्थ हैं, जबकि अमेरिका में दोनों को ही सैंडल कहा जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका की अंग्रेजी में भी अर्थ के स्तर पर अनेक अंतर हैं। जैसे इंग्लैंड और भारत की अंग्रेजी में बुशर्ट, हॉस्टल, फ्लैट, बाथरूम, अटैची, कर्ड, ट्रेन, लिफ्ट, पेट्रोल आदि शब्द प्रचलित हैं, किंतु अमेरिका की अंग्रेजी में इन्हें क्रमशः शर्ट, डॉर्म, अपार्टमेंट, रेस्टरूम, सूटकेस, योगर्ट, लोकोमोटिव, एलिवेटर, एस्केलेटर, गैसोलिन कहा जाता है। अतः अनुवादक को इस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली का विश्लेषण करते हुए सही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 3. मुहावरों के स्तर पर मूल पाठ के विश्लेषण के सोपान पर अनुवादक से स्रोतभाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का गहन विश्लेषण अपेक्षित होता है। ऐसा न होने पर मुहावरों का शाब्दिक अर्थ ही सामने होता है और सूक्ष्म एवं अभिप्रेत अर्थ पीछे छूट जाता है। इससे विशिष्ट अर्थ का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और अभिव्यक्ति का पैनापन भी समाप्त हो जाता है। इससे वह विशिष्ट अभिव्यक्ति अपना प्रभाव खो बैठती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मुहावरेदार अभिव्यक्तियां देखी जा सकती हैं। मेरा सिर चक्कर खा रहा है का शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में अंग्रेजी अनुवाद होगा माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स। इसी प्रकार वह पानी पानी हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, अब अपनी लड़की के हाथ पीले कर दो का शाब्दिक अर्थ लेते हुए क्रमशः अनुवाद इस प्रकार होगा ही बिकेम वाटर वाटर, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, नाउ मेक योर गर्ल्स हैंड्स येलो।